आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम दिल्ली दर्पण में आपका स्वागत है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के एफआई इस्माइली साहब हैं। इस्माइली साहब इन्होंने बहुत जोर शोर से सीएजी की रिपोर्ट को लेकर आए और सीएजी की रिपोर्ट इससे पहले रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता उसके मंत्री हैं उसमें भी आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि 8 करोड़ में जो सड़क बननी चाहिए उसमें 250 करोड़ रुपए खर्च हो गए और फिर उस रिपोर्ट का क्या हुआ सब लोग जानते हैं। दिल्ली सरकार के बारे में भी सीएजी रिपोर्ट आई लिकर पॉलिसी को लेकर, लेकिन वो कहाँ चली गई इस पर भी सवाल है। आप क्या कहते हैं कि क्या उसमें नीति और नियत बीजेपी सरकार की क्या थी? देखिए गजाली साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति है जो पूरा देश देख रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की अपनी बात आती है तो वो छुपा देते हैं। उन्होंने आज तक उनकी सरकार मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से है, वहां पर उन्होंने आज तक वहां के सीएजी रिपोर्ट को पटल पर नहीं रखा। उनकी सरकार अभी राजस्थान में है, उनकी सरकार महाराष्ट्र में है, उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में, उनकी सरकार बिहार में, 22-23 स्टेट्स में उनकी राज्य सरकार है। कहीं भी किसी भी स्टेट में उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट को नहीं रखा। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कैरेक्टर है कि वो अपनी चीजों को छुपा ले जाते हैं और वो आप ये समझिए कि वो चीजों को उल्टा दिखाते हैं। अब जब आप याद कीजिए कि जब वो नीतीश कुमार जी बिहार में राजद के साथ थे तो वहां जंगल राज था, और जब नीतीश कुमार जी बीजेपी में आ गए तो वहां रामराज हो गया। ये बीजेपी का कैरेक्टर है। वो उनका वो जो है देश के लोगों को भ्रमित करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को वर्गलाते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाते हैं, नफरत फैलाते हैं। उनका काम ही यही है। तो आप ये देखिए कि जो सही चीज है, जो ईमानदारी से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो चीज सिर्फ बोलने में है, वो जमीनी स्तर पे कहीं भी दिखता नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी विडंबना है। भाई उनकी अभी बोलबाला है। अब आप समझिए कि उनके साथ प्रशासन है, उनके साथ शासन है, उनके साथ इलेक्शन कमीशन है, सीडी है, ईडी है, सब उनके साथ है। तो उसके नतीजे में अभी जो है उनका बोलबाला है। अब उनकी मर्जी, वो जो करना चाहे करेंगे। दया सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली का जो मैंडेट है ये असल मैंडेट नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है और इसी वजह से बीजेपी सरकार यहाँ जो फैसले ले रही है वो पिछली सरकार के फैसलों को बदलने का काम कर रही है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, मैं सुन रहा था इस्माइल जी को। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने आपके ऊपर 338 करोड़ का शराब घोटाले की कंप्लेंट कांग्रेस ने की, फिर आप कांग्रेस के साथ कैसे खड़े हो गए लोकसभा के चुनाव में? इसका मतलब है फिर वहां से निकले तो इमीडिएटली आपने गोवा और सारी चीजें भी कर ली। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये तो हम मानते हैं, ये तो लिखा है, इवन 2013 में हिंदुस्तान की संपादिका मृणाल पांडे ने एक बात कही थी कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो स्वच्छंद होकर आरएसएस के एजेंडे को लागू करे। मोदी ने उस एजेंडे को पिछले 10 साल में पूरी दयानतदारी से लागू किया। आप माने, मैं मानूं, कोई और माने ना माने, वो जिस काम के लिए आया उसने उस एजेंडे को पूरा किया। हम अकल तो हमारी होनी चाहिए। हम कहाँ खड़े थे? हमने भी उस एजेंडे के साथ खड़े हो गए। जैसे शुक्ला जी ने कहा कि केजरीवाल उसी एजेंडे के साथ खड़ा था। अगर वो राम मंदिर बना रहे थे तो आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि आप ये जो दयानतदारी, तो राजनीति में दयानतदारी तो ये होनी चाहिए। आपने भी उतना ही उल्लू बनाया लोगों का जितना बीजेपी उल्लू बना रही है, आरएसएस उल्लू बना रही है। आप भी मोहन भागवत को, केजरीवाल भी मोहन भागवत को लेटर लिखते हैं कि मोहन भागवत कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा है जो दिल्ली का मुख्यमंत्री लेटर लिख रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आपकी मिली भगत है, आप उनके साथ एंजॉय करें, आपका अपना तरीका है। मैं ये समझता हूं ना तो केजरीवाल दयानतदार था,
ना बीजेपी दयानतदार है। हाँ, ये था कि आपने मनमोहन सिंह को बदनाम करना था, आपने अच्छे ढंग से किया, जितना आप कर सकते थे आपने किया, आपने कोई लिहाज नहीं किया। एक मनमोहन सिंह का पीरियड अगर कोई देखेगा, वो 10 साल का एक पीरियड है जो 75 साल में गोल्डन पीरियड गिना जाएगा, जिसमें समाज की एक ऐसा व्यक्ति कभी सोच सकते थे कि उन ब्लू स्टार ऑपरेशन के लिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है माफी मांग ले, सच्चर कमेटी की वो कर दे। तो मैं समझता हूं कि अगर समाज को नजदीक लाने का, एक दूसरे भाईचारा पैदा करने का, और आप लोगों ने अन्ना आंदोलन में आके वो सत्यानाश किया, ना शीला दीक्षित अच्छी लगी, ना कोई अच्छी लगा। अब आप जो कह रहे हैं, मैं तो ना इस्माइल से इस बात से सहमत हूं और ना मैं बीजेपी के साथ तो सहमत होने का कारण ही नहीं है। वो तो उन्होंने गोलवलकर ने लिखा कि 2-3 शाहूकार होने चाहिए, उन्होंने 2-3 शाहूकार पैदा कर दिए। उन्होंने कहा 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलना चाहिए। एक बुढ़िया से उन्होंने कहलवा दिया कि जो हमें 5 अनाज देगा और जो हमें नमक देगा, तो हम नमक हराम थोड़ी करें, हम तो उसी को वोट डालेंगे। जब देश के हालात ऐसे हों, आप और मैं क्या डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, वो तो क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि 2014 के बाद हिंदू बनाम हिंदू इलेक्शन है। ना तो सिख वोट डाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना डाले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुसलमान भी वोट डाले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार आपने दिल्ली में डाल के देख लिए ना। मुझे इंजीनियर मिले, इंजीनियर से मैंने पूछा कि कहाँ दे रहे हो, कहते आम आदमी पार्टी को देंगे। मैं कहा दे लो आम आदमी पार्टी को। क्या मिला आम आदमी पार्टी से? ये ले लिया। तो इसका मतलब मुसलमान वोट डाले ना डाले कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा लगता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने सिख और मुस्लिम को एलिनेट करना था, उन्होंने पूरी तरह एलिनेट। ये आरएसएस का शुक्ला जी ने तो शायद अवॉइड करके बोलने से, मैं तो ओपनली कहता हूं कि अडवाणी ने आप कंफर्म किया कि ब्लू स्टार ऑपरेशन हमारे दबाव में हुआ। ब्लू स्टार ऑपरेशन इंदिरा गांधी नहीं करना चाह रही थी। वो 25 मई 2000 उसकी रिपोर्ट है 1984 की, जब इंदिरा गांधी ने गुरचरण सिंह टोडा को बुलाया। तो मेरा ये कहना है कि सिखों ने भी वही गलतियां की जो मुसलमान गलती कर रहे हैं। मेरी बात को ये ना लेना कि मैं सिख और मुस्लिम को इस बात पे लेके जा, क्योंकि जो हालात बन गए हैं, हालात ऐसे बन गए हैं। वो बंगाल में एक आईजी वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा था, वो सिख था, उसको कह दिया खालिस्तानी हो गया। ये तो हमारे हालात बन गए। किताब है दया सिंह जी की, किताब है, इसमें इन्होंने कोट किया है माई कंट्री माई लाइफ। आईना पढ़िएगा, मुझे लगता है पता चल जाएगा सच्चाई। इसलिए मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को कितनी ही गालियां हम दे लें बैठकर, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा किया कांग्रेस ने कि इस बार वो दिल्ली का इलेक्शन नहीं जीती। मुझे तो पता था कि वो अगर ठीक ढंग से लड़ती और आम आदमी पार्टी के बैक पर खड़ी ना होती। उसकी मूर्खता थी जब आम आदमी पार्टी ने अमित शाह और मोदी के साथ राहुल का फोटो लगा दिया भ्रष्टाचारियों में। तो उसके बाद राहुल को अकल आई कि ये मैंने क्या कर बैठा, हम इसका साथ क्यों दे रहे हैं, नतीजे आपने भुगत लिए। मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी में जो ये लीडर बैठे हैं, इनको ये समझ होनी चाहिए कि ये कहाँ बैठे हैं। अभी भी ये समझ नहीं रहे, अभी भी उसके गुणगान कर रहे हैं। तो गुणगान गाओ। अभी पंजाब में देख लेना जो होने जा रहा है, वो भी आप देख लेना। मैंने तो कहा था कि 7 सीट पंजाब में जीत कर आएगी कांग्रेस, 7 सीट, और मैंने दिल्ली में कहा था कि 7 सीट हारोगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर 7 सीट हारी। हरियाणा में मैं आता हूँ सर आपके पास। मेरा ये कहना था, मैं तो केवल कहना चाहता था, इस समय हम लोगों को समझदारी से काम करना चाहिए, समझना चाहिए कि किस हालात पर आरएसएस ने इस देश को किस ट्रैक पर ला के खड़ा कर दिया, इसकी चिंता होनी चाहिए। 2,500 मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मिले तब भी कोई, हमें क्या मिल जाएगा, कौन से रुपए मिल जाएंगे और कौन से रोटीन से 84 में हमने खा ली थी। इनसे अपनी मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत से खाते हैं। मेरा ये कहना। जी अजय शुक्ला साहब, मेरा आपसे सवाल है कि जो कुछ दिल्ली का विकास शीला दीक्षित के दौर में हुआ वो कंटिन्यू नहीं हो पाया खुद अरविंद केजरीवाल के जमाने में, और अब जो नई गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, क्या ये उन चीजों को आगे ले जा पाएगी या दिल्ली का और नुकसान होगा? देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक चीज कहूंगा। एक मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूं। ये कटिंग है 23 जनवरी 2013 की। देश के गृह सचिव थे आरके सिंह, ठीक है? ये दिख रहा है ना? जी दिख रहा है। इन्होंने साफ साफ कहा था
कांग्रेस की सरकार थी। इन्होंने साफ साफ कहा था संघ के खिलाफ पुख्ता सबूत है। जो हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद जो आया, आप सोचिए, और कितने दोगले लोग हैं जो ये कह रहे हैं 2013 में, और उसके बाद रिटायर होते ही भाजपा में शामिल हो जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं। साहब, किस बात का इनाम मिला था? कांग्रेस ने अपना काम किया था, गद्दारी इन लोगों ने की, इस अरविंद केजरीवाल ने की। संघ तो है ही है, इसलिए उसके बारे में क्या कहें। संघ भाजपा तो सदैव से गद्दार रहे, देश की आजादी के समय से गद्दार रहे। ये असल में मिल क्या है? क्या बोला आज तक अरविंद केजरीवाल ने एक बार? मैं सवाल इन पे है, मेरे सवाल हैं, और मैं शिवाजी को भी जवाब देना चाहूंगा। सिर्फ प्रचार में बताया गया कि दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली का जो है स्कूल मॉडल और सब कुछ बड़ा अच्छा हो गया। आप मुझे बता दीजिए, यदि सारी चीजें देख लीजिए, दिल्ली में इतने लंबे समय तक अरविंद केजरीवाल की सरकार में कितनी पक्की नौकरियां दी गई? तो पक्की नौकरियों की संख्या है 837। 837। शीला दीक्षित ने कितनी दी थी? 1.5 लाख। इन्होंने क्या किया? वही जो नरेंद्र मोदी करते हैं, आउटसोर्स पे रखेंगे। डीटीसी की बसों में कंडक्टर आधे हो गए, ड्राइवर आधे हो गए। हुजूर, स्कूलों की बात कर लीजिए, नेशनल जो लिस्ट बनती है, मैं नहीं कह रहा हूं, खोल के तुरंत देख लीजिए, और उसमें दिल्ली के स्कूल टॉप 10 में नहीं है। दिल्ली में स्थिति यह है, एजुकेशन का स्तर गिर गया, बर्बाद कर दिया, सिर्फ दिखावा किया गया, रंग रोगन किया गया। जो भाजपा का मॉडल है, ये बना कुछ नहीं सकते हैं, रंग रोगन करेंगे, ये करेंगे, और उसके बाद लिख देंगे आज ये। उसी तरह पंजाब में आए तो पंजाब में जो सेवा केंद्र बने हुए थे, अकाली सरकार ने बनाए थे, वो सेवा केंद्र में पोता गया और 20 लाख रुपया लिया गया, सिर्फ पुताई का, और उसमें लिख दिया गया मोहल्ला क्लिनिक। अब आप समझ लीजिए दिल्ली में क्या किया? गली मोहल्लों में खोल दिए गए आउटसोर्स पे, यानी प्राइवेट कंपनी के जरिए वहां पर कुछ डॉक्टर रखे गए, कुछ कंपाउंडर रखे गए, कुछ दवाएं रखी गई। आप यदि शीला दीक्षित के ही समय में पास हुए एक्ट को देख लीजिए, 5 लाख रुपए तक के इलाज को फ्री करने की व्यवस्था की गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आप जो 2013 में पास हुई पॉलिसी, उस हेल्थ पॉलिसी में 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था करने का काम किया गया। तो वो इंप्लीमेंट होती, चीजें इंप्लीमेंट होना शुरू हुई थी, थोड़ी थोड़ी सी काम शुरू हुआ था, निश्चित रूप से उतना तेजी से नहीं हुआ, लेकिन वो प्रचार नहीं करते थे। इनके में हुआ नहीं, प्रचार कर दिया गया। एक स्कीम का जरूर जिक्र करूंगा, एक बच्चों को विदेश जाने पे छात्रवृत्ति स्कीम शुरू की गई। साहब, स्कीम में दिया गया 19 लाख रुपया और प्रचार पे खर्च किया गया 21 करोड़ रुपया। प्रचार पर 21 करोड़, दिया गया 19 लाख रुपया। अब आप समझ लीजिए ये इनका मॉडल है। और पंजाब में आ जाइए, यही मॉडल आपको दिखाई दे जाएगा। यहां पर भी तो कहा था कि मुफ्त बिजली देंगे, सब कुछ देंगे, क्यों शर्तें लगा दी हैं? तो जब भाजपा भी वही कर रही है, उसने कहा वो भी शर्तें लगा के अब कर रही है, वही काम ये करते हैं। तो जो जो स्कीमें हैं, आपने तब तो नहीं कहा था शर्त लगाएंगे, लगा दी, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, कांग्रेस 3 राज्यों में शासन कर रही है, जो उसने कहा था उतना, बहुत ज्यादा वो नहीं कर रही, लेकिन जितना कहा था उस पे काम कर रही है कि नहीं? आइए देखिए आगे, आपको दिख जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने बहुत वो करे, लेकिन कांग्रेस ने इतना किया है जो आप सोच नहीं सकते। जिस देश में सुई नहीं बनती थी, जिस देश में कुछ नहीं था,
भिखारी देश था, खाने को पेट भरने को अनाज नहीं था। उस देश को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि एफसीआई के गोदाम भरे हुए थे। भारत का विदेशी पूंजी भंडार लबालब भरा हुआ था। भारत के रुपए की वैल्यू थी, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू थी। भारत के नागरिकों को हथकड़ियों बेड़ियों में नहीं लाया जाता। लेकिन जी मैं एक मिनट टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो मैं दोबारा आऊंगा। जी। स्कूल जो कांग्रेस ने बनाए आज भी वही स्कूल है, किसी ने नए नहीं बना दिए। यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने बनाई वही है, और सारी चीजें हैं। सिर्फ इन्होंने रंगरोगन किए, उसी में कुछ पार्ट किए, कुछ नाम दे दिए, सब कुछ कर दिया, बस यही ड्रामे हुए। एक मेडिकल कॉलेज बनाया हो, एक भी चीज बनाई हो तो बता दीजिए। शीला दीक्षित जो प्रोजेक्ट पास कर गई थी अभी वही कंप्लीट नहीं हुए हैं, और गरीबों को घर देने, सफाई कर्मियों को घर देने और दलितों को, दूसरे लोगों को घर देने की जो बना के गई थी वो भी नहीं अलॉट किए। इससे आप जान लीजिए ये कौन लोग हैं। तो ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, झूठे हैं, मक्कारी की राजनीति करते हैं, और सिर्फ बरगलाते हैं वही जो आरएसएस का मॉडल रहा है। तो इसलिए आरएसएस को पहचानने की जरूरत है। लड़ाई असल में आरएसएस से है, किसी और से नहीं। और वो आरएसएस रूप बदल बदल के आती है। कभी वो जनता पार्टी बन जाती है, कभी जनसंघ बन जाती है, कभी जनता दल बन जाती है, तो कभी भाजपा के रूप में ही अकेले दिखाई देती है। वो तमाम रूप बदलती है। इस रूप को जैसे हमारे यहां कहते थे ना, अय्यार रूप बदलता है, वैसे ही रूप बदलते हैं। तो ये वो लोग हैं, इसे यदि नहीं पहचानेंगे तो ये झेलते रहेंगे। जी शिवाजी सरकार जी, मेरा आपसे सीधा ये सवाल है कि दिल्ली में जो नई सरकार आई है, इसने बहुत बड़े वादे किए थे, लेकिन वो कोई भी वादा अभी पूरा करने की पोजीशन में नहीं है। और क्या आपको लगता है कि वो वादे पूरे करेंगे, या जैसे उन्होंने दूसरी स्टेट्स में वादे पूरे नहीं किए, उसी तरह दिल्ली में भी वो वही मॉडल अपनाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, चुनाव जो है वादे करने के लिए किए जाते हैं, और किसी एक नेता ने कहा भी था, चुनावी वादे तो जुमले होते हैं। तो जुमले तो चलते रहते हैं। चुनाव के बाद क्या होता है? देखिए, चुनाव के बाद जो सरकार बन रही है उसका इरादा ये नहीं है कि वाकई जो कुछ कहा है उसको करना है। वो सब तो चुनाव जीतने के लिए किया जाता है, और कर लिया, सक्सेसफुली हो गया चुनाव। चाहे आप वादों से जीते, चाहे और कई तरीके अब अपना लिए जा रहे हैं उससे जीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस चुनाव में, सत्ता में इसलिए नहीं आ जाता है कि हमें सरकार की तरह से कोई काम करना है। चुनाव में इसलिए आया जाता है कि सरकार में आने के बाद सरकार के जो तंत्र हैं उसमें अपने लोगों को कैसे भरना है। ये एक परंपरा, अगर आप कोई भी गलत डालता है तो दूसरा उससे उसको आगे ले जाता है, और वो अभी हो रहा है। अभी अगर आपको नौकरी चाहिए और कहीं वैकेंसी है तो उसके लिए आपको मेरिट की जरूरत नहीं है। मेरिट के अलावा अगर बाकी चीजें आपके पास है तो आपके पास हो जाएगी नौकरी। तो ये जो परंपराएं हैं, मैं समझता हूँ ये छोड़िए आपकी कि सरकार कैसे चलेगी वो उसमें बात करने की, ये मुल्क उससे नहीं चल पा रहा है। मुल्क के लिए ये अच्छी बात नहीं हो रही है। मुल्क में अगर इस तरह से बातें होंगी तो पूरे मुल्क का नुकसान हो चुका है और आगे हो रहा है। मैं सिर्फ एक चीज कह सकता हूं कि अभी पिछले कुछ सालों में जो वीसी वाइस चांसलर्स लगाए गए, उनमें से 10 में से 8 वाइस चांसलर्स 2021 तक इसी सरकार को निकालना पड़ा। तमाम उनके खिलाफ आरोप लगे और इन्हीं को निकालना पड़ा जिन्होंने अपॉइंट किया था। ये अकेला बात नहीं है। अभी जो है नैक के जो घूसखोरी है
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ग्रेडिंग के लिए उस पे 900 प्रोफेसर को आज आपको निकालना पड़ा। कई उसमें जेल में है, कम से कम 10 लोग उसमें से जेल में हैं और उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और घूसखोरी का जिस तरह का तरीका दिख रहा है आज हर जगह, कहा जा रहा है कि पहले जो काम 500 रुपए में होता था अब 5 लाख रुपए में भी नहीं हो रहा है। तो ये परंपराएं अगर आप डालेंगे, और गताली साहब आप जो चीजें चाह रहे हैं इस चीजें सुधरेंगी, नहीं सुधर सकती। हम एक दूसरी टेंजेंट पे चीजों को ले जा रहे हैं क्योंकि हमें सत्ता में कायम रहना है और उसके लिए हम जो है कई तरह के आयोग है उसका फायदा उठा रहे हैं। उनसे वो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि वो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी ना हो। तो और इसमें मैं ये सीधी सी चीज कहूंगा कि ऑपोजिशन कितनी बातें बोली इसमें। लोगों की गाड़ियां उठा के ले जा रहे हैं, आज ही आया है 7,000 गाड़ियां दिल्ली के उठा के ले जाएंगे क्योंकि उनके 15 साल हो गए। अरे पूरे विश्व में 40-40 साल गाड़ियां चलती है, उसके बाद जो है उसे टैक्स पे नहीं लिया जाता है। हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी अमीरी आ गई कि गरीबों की गाड़ियां उठा के ले जाएंगे, उनको पेट्रोल नहीं देंगे। ये अगर मॉडल है, ये मॉडल इसलिए नहीं है कि गरीब को बढ़ाना है, ये है कि गरीब को और गरीब रखना है, और गरीब रहेगा तभी हमसे दबा रहेगा, तभी हमसे 5 किलो राशन के लिए हमारे पास लाइन लगा के आएगा। और आप जो कह रहे थे कि नमक हरामी नहीं करेगा तभी होगा ना। तो सवाल है ऑपोजिशन इन मुद्दों को क्यों नहीं बोलती। कई नेताओं से मैं बात करते कहूँ, सुन के मुंह घुमा के चले जाते हैं हर पार्टी के लोग। टोल की जो बढ़ोतरी है बढ़ती चली जा रही है, उसकी वजह से जो महंगाई हो रही है और खेती की पैदावार कम हो गई है। ये सरकारी आंकड़े, मेरा नहीं है। पिछले 2 सालों में 1.5% से ज्यादा जो है खाद्यान्न की पैदावार कम हो गई है, क्योंकि 50 लाख हेक्टेयर जमीन जो खेती की जमीन है, जिसमें से लगभग 40 से 42 लाख हेक्टेयर वो सड़क बनाने में चली गई। तो खेती की पैदावार कहां से होगी? सड़क क्यों बन रही है? क्योंकि सड़क बनने से कई कंपनियों को, कई लोगों को बेइंतहा, इसमें 3 करोड़ का अगर खर्चा है तो 3,000 करोड़ उनको मिल जाते हैं और 35 साल तक मिलते रहेंगे। कौन सी चीज है? कोई पार्टी क्यों नहीं अपोज करती है इसको? अरे सड़क हमारे जमीन पे हमारे पैसे से बनता है और हम ही को उसके लिए परेशान किया जाता है और हम ही को उसकी महंगाई झेलनी पड़ रही है। किसी भी चीज पे जब कोई पॉलिसी नहीं है, और हिंदुस्तान की बड़ी बदनसीबी है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इन मुद्दों पे बोलना नहीं चाहती है। क्यों? क्या कहते हैं, तो पॉल्यूशन का मामला है। इलेक्ट्रिक कार ट्रंप ने इस्तेमाल करवाना बंद कर दिया, हमारे यहाँ वो घटिया गाड़ियां यहाँ आएंगी और हमें जो है पॉल्यूशन भी झेलना पड़ेगा, पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे, महंगाई हम और झेलेंगे। जी, तो मेरा टाइम खत्म हो रहा है। मैं आखिरी टिप्पणी सलीम खान साहब आपसे लूंगा। नहीं, सलीम खान जी के पास जाने के पहले सुन लीजिए जो बात कही है प्रोफेसर साहब ने। मैं उसी पे बोलना चाहूंगा कि प्रोफेसर साहब ने तमाम सभी पार्टी कह दी। ये बड़ा कॉमन शब्द है, जो आएगा ऐसे ही होगा, जो ये हो। नहीं, सच ये है कि प्रोफेसर साहब यदि प्रोफेसर बन पाए तो ड्यू टू कांग्रेस, क्योंकि उस समय निष्पक्ष लोग लिए जाते थे, कहीं काडर के आधार पे नहीं नियुक्ति होती थी। तमाम सारे लोग उस आधार पर सेलेक्ट हो पाए, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, तमाम जगह नौकरी पाते थे, काम करते थे, क्योंकि इस आधार पर चयन नहीं होता था कि आप हमारी विचारधारा से हैं तभी वीसी बनेंगे, तभी प्रोफेसर बनेंगे, तभी अफसर बनेंगे, तभी कुछ बनेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जहां कहीं पर भी जो कुछ निर्माण हुआ वो उसी दौर में हुआ, और जहां कहीं पर भी एक नींव पड़ी वो उसी दौर में पड़ी। तो सांप्रदायिक सौहार्द भी हुआ और झूठ नहीं बोला गया। 100 वायदे किए, 70 पूरे किए, 60 पूरे किए, 90 पूरे किए, कितने भी किए, आज तो सिर्फ झूठ की, जुमले की बातें चल रही हैं। और उसके बाद सबको जब हम लपेटते हैं तो हम असल में काम करने वालों को
गलत करार दे देते हैं। तो इसलिए अब लकीर खींचने की जरूरत है और डंके की चोट पे बोलने की जरूरत है। जिसमें हिम्मत हो आके बोले, नहीं तो झूठे कहानियां न गढ़े, कहानियां न गढ़े कि सब ऐसा करते थे, सब ऐसा नहीं करते थे, सब ऐसा करते। गांव से उठ करके तमाम सारे लोग आए और जगह पाई। तो मुझे लगता है कि झूठ परोसना बंद होना चाहिए। आखिरी डिस्कशन नहीं है, हम डिस्कशन करते रहेंगे। सलीम खान साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी। और मैं ये बताता चलूं कि कांग्रेस ने अपने लोगों पर जो भ्रष्ट थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, जबकि बीजेपी ने वो सारे भ्रष्ट लोग जिन पर वो इल्जाम लगाती रही उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सलीम साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए, जो लोग भारत की सियासत को देख रहे हैं वो जानते हैं बगैर ऐनक लगाए कि कोई गंगा नहाया नहीं है और इतना ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसे थे, हम ऐसे थे। जो ऐसे थे वो सबके सब वहां भरे पड़े हैं। 40% तो कांग्रेसी जो है वो बीजेपी में बैठे हुए। तो ये सब, इस पे ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। मैं जो सिंपल बात कहना चाहता हूँ, शुक्ला जी बार बार कह रहे थे कांग्रेस थी, कांग्रेस थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई श्रद्धांजलि उसको दे रहे हैं कि एक जमाना था जब एक चंद्रगुप्त मौर्य होता था और वैसे कांग्रेस थी। और फिर तीसरी बात, जनता करे तो मरे। इस तरह की भाषा बोल के आप जनता में जा नहीं सकते और जनता का विश्वास वापस प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, जनता थोड़ी बहुत मूर्ख है लेकिन महामूर्ख नहीं है। वो 4 लोगों को देखती है, उसमें से जिसको उम्मीद होती है उसके ऊपर अपना अंगूठा लगाती है, चाहे मेरा दुश्मन क्यों नहीं जीतता हो। जनता को गालियां देने वाली पार्टियां कभी भी लोकतंत्र में सरवाइव नहीं कर सकती, ये बात समझना चाहिए। अब दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 1000 खराबी आप कह दो, लेकिन ये सच्चाई है कि इंडिया गठबंधन था, उसके अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में थे। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये उसके बाद ये इलेक्शन हुआ विधानसभा का, इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में 2% का फर्क था। कांग्रेस को 6% वोट मिले। अगर वो 6% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ होते तो बीजेपी की सत्ता नहीं आती। तो ये जनता देखती है। जनता को ये सारे बड़े बड़े विचारधारा फलसफे से मतलब नहीं है। वो ये देखती है कि 6 महीना पहले ये साथ में थे, अब ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अब इनका कुछ आगे ठीक नहीं है, इसलिए उस पर करो जिससे जो कि हमारा कुछ भला कर सके। तो मैं ये कहता हूं भाई साहब कि ये एक खेल है, ये एक जंग है, इसको जंग की तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लेना चाहिए। सभी से गलतियां हुई हैं। कोई अगर ये कहे कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई, ये मैं समझता हूं कि झूठ है। और कोई ये कहे कि हमारा जो विरोधी है उससे कोई अच्छा नहीं हुआ, ये भी गलत है। किसी ने ज्यादा अच्छे काम किए, किसी ने कम अच्छे काम किए, लेकिन जो लोग जनता का विश्वास प्राप्त करने में कामयाब हुए वो सत्ता में बैठे हैं। अब झुंझलाने से, परेशान होने से, चीख पुकार करने से वो सत्ता से नहीं हटेंगे। हमको जो है आत्मचिंतन करना पड़ेगा और आत्मचिंतन करने के बाद जनता का विश्वास प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त।